हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आपको पता है, हम मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीजेस के बारे में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज 3rd पार्ट है ये बेटा, भाग 3 है। और इसमें हम जितनी भी डिसीजेज और पूछी जाती हैं पेपर में वो सारी की सारी इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम कौन कौन सा कर चुके हैं? तो हम कर चुके हैं परजीवी के द्वारा यानी प्रोटोजोआ के द्वारा जितनी भी बीमारी, जितने भी रोग होते हैं वो सभी कंप्लीट किए थे। उसके बाद किया बेटा जीवाणु के द्वारा, उसके बाद किया वायरस यानी विषाणु के द्वारा, और उसके बाद लास्ट में किया था बेटा हमने कौन सा, फंगस के द्वारा। ठीक है, ये चारों रोग हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे बेटा आनुवांशिक रोग। तो हेडिंग बनाइएगा, मनुष्य में होने वाले आनुवांशिक रोग। अब बात आती है आनुवांशिक रोग क्या है। तो बेटा आपको याद रखना है कि जो बीमारी, जो डिसीजेस पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे? जैसे किसी की माँ को है तो बच्चे में आ जाएगी, माँ को नहीं है, पिता को थी, कोई रोग था वो आ जाता है। तो जो भी रोग पीढ़ी दर पीढ़ी फैलते हैं उन सभी डिसीजेस को, सभी बीमारियों को हम कहते हैं बेटा आनुवांशिक रोग, जेनेटिक डिसीजेस। क्लियर है? अब बात आती है, इसमें सबसे पहला रोग है बेटा वर्णांधता। वर्णांधता जिसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। जैसा कि यहां से पता लग रहा है, कलर ब्लाइंडनेस या फिर कहेंगे वर्णांधता, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें लाल और हरा, ये 2 रंग पहचानने में क्या होती है, रोगी को तकलीफ होती है। लाल रंग हरा दिखाई देता है और हरा कैसा दिखाई देगा, तो लाल देता है। अब बात आती है इसमें कि इसमें मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है। तो इसमें मुख्य रूप से बेटा पुरुष प्रभावित होते हैं, मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होते हैं। और याद रखना है, इसकी जो वाहक होती है, वाहक मतलब फैलाने वाली, वो कौन होती है बेटा, स्त्रियां होती हैं। कौन होती हैं? स्त्रियां। एक चीज मैं आपको क्लियर करा देती हूँ कि यदि आपसे कोई भी जेनेटिक डिसीजेस पूछा है और उसमें वाहक पूछा है तो बेटा 90% आपको आंसर क्या लगाना है, स्त्रियां लगाना है, यानी फीमेल लगाना है। अच्छा, मतलब जितने भी डिसीजेस फैलते हैं उनको सब फैलाने वाले कौन है, तो स्त्रियां हैं बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? थोड़ा ध्यान दोगे। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में बेटा क्या होगा, तो इसमें जो रंग होते हैं, रंग को पहचानने में दिक्कत होती है। कौन कौन से? लाल और हरा। लाल कैसा दिखेगा, हरा, और हरा कैसा दिखेगा, लाल। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछे, ये मुख्य रूप से कौन प्रभावित होता है, आपने बताना है। मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं बेटा पुरुष। कौन होते हैं? पुरुष, यानी मेल प्रभावित होते हैं, इफेक्ट होता है इन पर। और अगर पूछे कि कौन वाहक होती है इनकी, तो आपने बताना है स्त्रियां, यानी फीमेल जो महिलाएं होती हैं वो क्या होती है बेटा, इसकी वाहक होती है। ठीक है, तो सबसे पहला रोग हो गया है। दूसरा होता है बेटा हीमोफीलिया। दूसरी हेडिंग बनाइएगा आप, हीमोफीलिया। यदि हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया रोग क्या है? हीमोफीलिया कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है बेटा, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का थक्का किस रोग में नहीं बनता, तो आपने बताना है कि हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि हीमोफीलिया जो है इसमें बेटा ये बताइए मुख्य रूप से प्रभावित कौन होगा। तो आपने बताना है कि इसमें मुख्य रूप से प्रभावित होंगे पुरुष। और वही बात, यदि मुख्य रूप से प्रभावित पूछे हैं तो आंसर पुरुष लगाना है, मेल लगाना है। लेकिन यदि वाहक पूछ ले आपसे कि वाहक कौन होती है, तो महिलाएं यानी स्त्रियां होती हैं, तो यहाँ पर वाहक हो जाएगा बेटा महिलाएं, मतलब फीमेल। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आपने सबसे पहले लगाओगे हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। अब थोड़ा सा आप सुनोगे
यदि हम इसकी हिस्ट्री देखें तो बेटा एक हेल्डेन नामक कौन थे, वैज्ञानिक थे। कौन थे? हेल्डेन। हेल्डेन वैज्ञानिक ने क्या माना कि जो महारानी विक्टोरिया थी, कौन थी बेटा? महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? ब्रिटेन की। नाम सुना होगा आपने, है ना? तो एक क्या कहते हैं कि एक नाम तो सुना ही होगा, किसका? महारानी विक्टोरिया। इससे शुरुआत मानी जाती है। तो या तो आपसे पूछेगा किससे शुरुआत मानी जाती है, तो आपने बताना है कि महारानी विक्टोरिया। और ये बात कही किसने? तो ये कही थी बेटा हेल्डेन ने। जो ब्रिटेन की महारानी थी, इससे इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसमें वाहक कौन होता है? पुरुष। अब पुरुष वाहक हैं तो देखो राजा बनाया जाता है, इसी वजह से ब्रिटेन में महारानी बनाई जाती है, ना कि महाराजा। क्यों? क्योंकि देखो राजा महाराजा जब होते हैं उनको लड़ाई झगड़े में भी जाना होता है। मान लो कि कोई भी पुरुष जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, अब हीमोफीलिया से ग्रसित है तो उसके ब्लड की क्लॉटिंग होगी नहीं, और वो लड़ने चला जाए, बेशक से वो जीत करके आए लेकिन उसको चोट लग गई, तो वो तो वैसे मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग होगी नहीं। क्वेश्चन यहाँ से और क्या क्या बन सकता है? तो क्वेश्चन बनेगा रक्त का थक्का कितने मिनट में बन जाता है? तो बेटा आपको बताना है लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर क्या बन जाता है? ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि रक्त का थक्का जो होता है, रक्त का थक्का बनने में क्या क्या मदद करता है? तो सारी चीजें अभी क्लियर कर लेना आप। देखो क्या क्या। एक तो सबसे पहला फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है बेटा। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये क्या करता है? ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। दूसरा, विटामिन के पाया जाता है, हमारे शरीर में भी होता है, और विटामिन के जो यूज होता है ये किसके लिए? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? आपने बताना है विटामिन के। प्रोटीन पूछे फाइब्रिनोजन। अच्छा, खनिज पूछ ले आपसे कि कौन सा खनिज या कौन सा मिनरल ऐसा है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो आपको बताना है बेटा कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बनता है आपका तो 3 ऑप्शन बन गए आपके पास, फाइब्रिनोजन प्रोटीन, विटामिन के, और खनिज कौन सा बेटा? कैल्शियम। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा ध्यान दोगे, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे करेंगे नेक्स्ट, है ना? हीमोफीलिया रोग में क्या होता है? इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ब्लड क्लॉटिंग कितने मिनट में? 2 से 5 मिनट में बन जाता है। यदि पूछे रक्त का थक्का बनने में कौन कौन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, विटामिन के है, खनिज पूछे मिनरल कौन सा? तो कैल्शियम। मुख्य रूप से इसमें प्रभावित कौन होता है बेटा? तो पुरुष होते हैं। और वाहक कौन होती है? महिलाएं या फिर स्त्रियां, फीमेल। और पूछे आपसे कि कहां से शुरुआत हुई? महारानी विक्टोरिया से। और माना किसने? हेल्डेन। किसने माना था? हेल्डेन। क्लियर है? चलो आगे हेडिंग बनाइएगा आप, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो थोड़ा ध्यान दोगे यहाँ पर। सबसे पहली बात आती है कि ये टर्नर सिंड्रोम रोग है क्या और किस में होता है, तो थोड़ा ध्यान दोगे। टर्नर सिंड्रोम, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या है, तो आपने बताना है आनुवांशिक रोग है, यानी जेनेटिक डिसीजेज है टर्नर सिंड्रोम। इसमें यदि पूछे बेटा आपसे कि प्रभावित कौन होता है, तो इसमें प्रभावित होती हैं स्त्रियां। कौन होंगी? महिलाएं होंगी। तो फीमेल इसमें प्रभावित होती है। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है बेटा, जैसे हम बात करें अपनी कि हमें नॉर्मल जो क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होंगे? तो 46 होंगे, 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है, इनमें इनके जो रोगी होंगे कौन? फीमेल। उन रोगियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, यानी कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? तो आपने बताना है इसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, मतलब इसमें एक कम होता है। क्या होता है? एक कम। नॉर्मल से, नॉर्मल 46 होते हैं, 23 जोड़ी, तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या रह जाएगा? तो 45 ही गुणसूत्र रह जाएंगे। अब प्रॉपर गुणसूत्र नहीं बने हैं, तो इस वजह से आपसे याद रखना है कि इसके जो कद होगा बेटा वो छोटा रहेगा, कद छोटा रहेगा। वक्ष होता है बेटा चेस्ट, चपटा रहेगा। और याद रखना उसके जो जननांग होंगे वो कैसे रहेंगे? अल्प विकसित। अल्प विकसित,
यदि हम बात करें कि उसे क्या कहेंगे तो उसको एक रोग हो जाएगा बेटा जिसे कहेंगे हम बांझपन, मतलब वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है। दोबारा से सुनो, टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित कौन होंगी? महिलाएं, फीमेल होंगी। यदि पूछे आपसे टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, तो 45, 46 नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें क्या होगा 45 होगा 45। कद कैसा? छोटा, वक्ष चपटा, और जननांग कैसे हो जाएंगे बेटा? इसमें अल्प विकसित रहेंगे, विकसित नहीं होंगे, है ना। तो यहां से यदि क्वेश्चन बनता है तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये तो था बेटा महिलाओं का रोग, क्या पुरुषों में भी कोई रोग होता है? हाँ बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जो किन्नर होते हैं ये दोनों तरह के होते हैं, एक होते हैं मेल और एक होते हैं फीमेल। तो फीमेल वाला तो हमने ये पढ़ लिया है, टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें। तो पुरुषों में कौन सा होगा? तो पुरुषों में होता है बेटा क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा? क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में कौन होगा प्रभावित? तो प्रभावित होंगे इसमें बेटा पुरुष। प्रभावित कौन होगा? पुरुष। अब पुरुष प्रभावित हुए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया यहां से कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? अच्छा टर्नर सिंड्रोम में बताओ, टर्नर सिंड्रोम में 45 और इसमें कितना क्या होगा बेटा? इसमें एक ज्यादा होता है, नॉर्मल कितना 46, 23 जोड़ी। यदि आपसे पूछे कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो आपने बतानी है बेटा 47। जो वृषण होता है उसका, पुरुष का, यानी जो टेस्टिस होता है ये क्या होगा बेटा? ये अल्प विकसित रहेगा। क्या रहेगा? अल्प विकसित। जब उसके टेस्टिस जो है यानी वृषण जो है अल्प विकसित रहेंगे तो वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है, तो उसमें एक रोग हो जाएगा जिसे कहेंगे बेटा नपुंसकता। को क्या कहेंगे? नपुंसकता। तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो थोड़ा ध्यान दो कि क्लीनफेल्टर जो सिंड्रोम रोग है इसमें प्रभावित कौन होता है? पुरुष होते हैं। आपसे क्रोमोसोम्स की संख्या पूछी जा सकती है तो कितनी बतानी है बेटा? आपको बतानी है 47, एक ज्यादा होता है। प्रभावित पुरुष हो गए। वृषण जो होता है इसके टेस्टिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो अल्प विकसित रहेंगे, और अल्प विकसित यदि उसके वृषण है तो वो बच्चों को जन्म नहीं दे सकता है। इस वजह से इसमें क्या, इसे क्या कहेंगे बेटा? उसे कहेंगे हम नपुंसक या फिर नपुंसकता रोग हो जाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान दो। नेक्स्ट रोग है बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो रोग है ये क्या होता है? तो थोड़ा सा ध्यान दो, पहले लिखिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है बेटा इसमें क्या होता है? इसमें जो व्यक्ति रोगी जो होगा वो मंद बुद्धि से ग्रसित होगा। आपने देखा होगा कि मंद बुद्धि होते हैं कुछ, उनका जो तलवा होता है बेटा चटका हुआ होता है, बोलना ठीक से नहीं बोला जाता है उनसे, और उसकी जो आंखें होंगी वो कैसी होंगी? टेढ़ी मेढ़ी होंगी। तो इसमें याद रखना है कि रोगी जो होगा बेटा कैसा होगा? एक तो मंद बुद्धि होगा। कैसा होगा? मंद बुद्धि। आपसे पूछेगा कि जीभ कैसी होगी, तो जीभ उसकी कैसी होगी बेटा? मोटी। कैसी होगी? मोटी। शारीरिक ढांचा पूछ ले आपसे कि शारीरिक ढांचा कैसा होगा, तो शारीरिक ढांचा होगा बेटा उसका अनियमित, मतलब जैसे हमारी बॉडी एकदम फिट होती है ना, ऐसा नहीं होता है, कहीं से लटका हुआ है, किसी किसी का हाथ बड़ा हो गया है, पैर बड़ा हो गया, एक पैर छोटा है, नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। तो वो किससे संबंधित है? डाउन सिंड्रोम रोग से संबंधित है। ठीक है, एक और याद रखना है आपको, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? तो जैसे इसमें मंद बुद्धि होता है ऐसे ही इसमें मंद बुद्धि होता है, लेकिन पटाऊ सिंड्रोम से जो रोगी ग्रसित होगा उसका जो होठ होता है बेटा वो कैसा होगा? कटा हुआ। कैसा होगा? कटा हुआ। आपने देखा होगा बहुत सारे जो रोगी हैं उनका ज़्यादातर जो रोग होते हैं बेटा, ज़्यादातर 99%, 1% बहुत कम चांस होते हैं जिसमें नीचे का होठ कटा हुआ हो, 99% ऊपर का यहाँ से होठ कटा हुआ होता है। आपने देखा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे बेटा हम पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम। और याद कैसे होगा आपको? याद ऐसे करना है आपको
कि जिसका होठ कटा हुआ उसे कौन पटाएगा ऐसे याद हो जाएगा। तो पटाऊ सिंड्रोम में होठ कटा हुआ होता है बीच से, ये आपको याद रखना है। और इसमें ये भी याद रखना है मंदबुद्धि भी होता है, वो मंदबुद्धि होगा, जो उसकी आंखें हैं वो टेढ़ी मेढ़ी होंगी, ये चीजें याद रखनी है। मेन ये है बीच से होठ कटा हुआ, कौन सा, ऊपर वाला, दो होते हैं, है ना। एक बार रिवाइज करती हूँ। मैंने सबसे पहले आपको रोग बताया बेटा, कौन सा, वर्णनांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि लाल और जो हरा रंग होता है उसको पहचानने में दिक्कत होती है। उसके बाद हीमोफीलिया किया, हीमोफीलिया में जो रोगी होगा उसका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। उसके बाद बेटा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम किससे संबंधित है, महिलाओं से, स्त्रियों से, गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, इस वजह से उनमें वाजपन रोग हो जाएगा। क्लीनफेल्टर, क्लीनफेल्टर संबंधित है पुरुषों से, इसमें गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाएगी बेटा 47, है ना। और उसके बाद किया हमने डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में जो रोगी है मंदबुद्धि रहेगा,